May I come in, sir? Please come inside. सर नमस्कार, बैठिएगा। जी। विवेक, जी सर। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा सर। विवेक, आपने कितनी मॉक्स दी अभी तक? सर ये 5th है। 5th मॉक है जी। बहुत सुंदर। विवेक, तो क्या सीखा आपने पिछली 4 मॉक से? सर अच्छे फीडबैक रहे और सीखने के लिए थोड़ा सा ये बताया कि बात करते समय चारों तरफ देखना है, किसी एक मेंबर को ही नहीं। और थोड़ा सा प्रश्न को समझना है, उसके बाद थोड़ा सा फिर उत्तर देना है। मैं थोड़ा सा जल्दी आंसर देने की कोशिश करता हूँ। ये कुछ 2-3 सीख हैं जो इम्पोर्टेंट है बाहर रही। बहुत सुंदर सीखें और मुझे लगता है कि आपने जरूर अमल किया होगा। जी। ये आज आपकी 5वीं इंटरव्यू है। जी। तो देखते हैं कैसा चलता है आज। तो विवेक, बहुत अच्छा लगा कि आप डायरी राइटिंग करते हैं विद सेल्फ रिफ्लेक्शन। जी। ये बहुत ही अच्छी हॉबी है। तो मुझे ये बताइएगा, आप में से तीन ऐसे कौन से गुण हैं जिससे आप डायरी राइटिंग से आपको फायदा हुआ? तीन गुण बताइएगा आपने। सर सबसे जी हाँ जी। प्राथमिक इंटीग्रिटी मुझ में बड़ी है। दूसरा, एक सच को सहन करने की जो क्षमता होती है और एक्सेप्ट करने की क्षमता होती है वह मुझ में आई है। और मैं थोड़ा अनुशासित भी हुआ हूँ इससे। मुझे ये समझाइएगा, आपने इंटीग्रिटी कैसे डेवलप की? जी। उदाहरण के साथ। जी। सर अपने डे टू डे लाइफ में अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ और चूंकि मैंने अगर कोई लक्ष्य निर्धारित किया है कि मैं 5 या 6 घंटे यह काम करूंगा या फिर मैं अपनी फोकस्ड रह के कोई कार्य करूंगा, अगर मैं नहीं कर पाता हूँ तो मुझे उसका एक रिग्रेट रहता है। तो मैं अपनी डायरी में ये बात लिखता हूँ कि अगर आज मुझसे ये गलती हुई है तो मुझे किसी भी सूरत में अपने प्रति ईमानदार और सत्यनिष्ठ बिल्कुल रहना है। और अगले ही जो दूसरा दिन होता है या फिर अगला जो दूसरा पल होता है जहां पर ऐसा मौका आता है कि मुझे कोई निर्णय लेना होता है या फिर कोई भी कार्य करना होता है, मैं उसमें पूर्णतः सत्यनिष्ठ रहता हूँ। तो अगर आप अपने कर्तव्य को पालन नहीं कर पाए तो शायद डिसिप्लिन की कमी दिखाई दे रही है। सर उसमें कुछ और फैक्टर्स भी डिसिप्लिन के साथ हो सकते हैं। उदाहरण? जी। सर जैसे कि मुझे पढ़ाई करनी है परंतु कोई घर का सामाजिक दायित्व मुझ पर आ चुका है, तो मैं कैसे दोनों में एक सामंजस्य स्थापित करूं। कई बार अनुशासन के अलावा यह भी एक समस्या हो सकती है। और आप ऐसी समस्या बताइएगा जो आपके घर में आई जिसका आपने समाधान निकाला। जी। सर दादी को मुझे एक बार एम्स दिखाने ले जाना था, तो उस समय चूंकि मेरा कब की बात है ये? सर अभी लास्ट दिसंबर की बात है, 13 दिसंबर की बात है। हाँ। तो सर मुझे दिखाने ले जाना था, तो उस समय ये भी था कि मॉक्स मेरा मेंस का रिजल्ट आ चुका था, तो साथ में तैयारी भी करना थी। तो मैंने सोचा ऑनलाइन वीडियो ले लूंगा। चलो ठीक है, ईमानदारी से गुड, मैं समझ में आया। मुझे भारतीय हिस्ट्री के 3 मुख्य समय बताइएगा जब हमारी हिस्ट्री को जोर से इम्पैक्ट किया, जैसे भारत में बहुत बदलाव आया। 3 मुख्य समय। जी। सर मैं इसको 3 बैटल के माध्यम से जैसे भी आपको ठीक लगे। मुगलों का आक्रमण हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, उसने भारत की दिशा को बदला। पानीपत का तृतीय युद्ध जिसने ये निर्धारित कर दिया कि भारत में कौन शासन नहीं करेगा, उसने भारत की दिशा बदली। और गांधी जी का आगमन जब भारत में हुआ तो उन्होंने हमारी स्वतंत्रता की दिशा को ही बदल दिया और हम स्वतंत्रता की तरफ अग्रसर होते चले गए। तीनों तो युद्ध तो नहीं, आप युद्ध के माध्यम से बता रहे थे। सर मैं सोचा कि पानीपत का द्वितीय युद्ध में से मुझे प्राथमिकता देनी है, तो कहीं ना कहीं उससे ज्यादा इम्पैक्ट गांधी की स्वतंत्रता को दूं तो वो ज्यादा। कहा तो आपने युद्ध था। जी। उसको बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया जी। थैंक यू। मध्य प्रदेश से है ना विवेक? जी सर। मध्य प्रदेश क्यों यूपी के ऐसा इकोनॉमी ग्रोथ ठीक नहीं हो रहा है, जीडीपी ग्रोथ रेट? जी। सर मध्य प्रदेश की जो तुलनात्मक रूप से अगर हम कम होने की बात करें तो सर एक तो यहाँ पर जो जनजातीय इलाके हैं और वनोपज जो संपदा है, हमारी जो प्राथमिक फोकस है वह प्राइमरी सेक्टर पर ज्यादा है। इसलिए जो इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग हब है उसमें थोड़ी तुलनात्मक रूप से कमी है। हम कृषि के क्षेत्र में बेहतर कर रहे हैं। दूसरा कारण सर ये हो सकता है कि जो रिसोर्सेस हैं हमारे, उनका अभी हम सही यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए क्योंकि स्किल्स की जो कमी लगती है मुझे। अगर हम युवाओं को स्किल और रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं हम और अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों में।
अभी वैसे यूपी और मध्य प्रदेश नजदीक है। जी कई डिस्ट्रिक्ट यूपी के ऐसा ही है, जी फिर भी आप बोल रहे हैं यूपी से फर्क है। जी। क्यों? मेरा क्वेश्चन है यूपी का क्या चीज़ है यूपी को आगे बढ़ा रहा है, मध्य प्रदेश को उतना आगे बढ़ा रहा है ना, इतना ग्रोथ नहीं हो रहा है, क्यों? सर प्राथमिक रूप से मुझे जो कुछ बातें लगती हैं सर, एक तो जैसे जो इन्वेस्टमेंट समिट हुआ, जैसे कि अभी लखनऊ में जो इन्वेस्टमेंट समिट होते हैं, जो डिफेंस एक्सपो होते हैं, ये कुछ चीजें हैं जो डिफेंस कॉरिडोर बनाया गया, तो जो कुछ चीजें हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, वो तुलनात्मक रूप से मध्य प्रदेश में वैसी चीजें अभी देखने नहीं मिल रही हैं। हालांकि इन पर प्रयास जारी, हम इंदौर में ये काम कर रहे हैं, भोपाल में ये काम कर रहे हैं। तो सर मुझे लगता है कि पहले ये बात ज्यादा सही मानी जाती कि हम थोड़े पीछे हैं, परंतु अब अच्छा कार्य कर रहे हैं, लगातार हर सेक्टर में कार्य हो रहा है। विमेन का डेवलपमेंट में जी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट क्या क्या कर रहा है? जी सर एक तो मैं पूछ रहा हूँ लीगली क्या कर रहा है, जी इकोनॉमिकली क्या कर रहा है, सोशली क्या कर रहा है, ऐसा बताइए। सर लीगली तौर पे मैं कहूँ तो जो रेप के जो मामले आते हैं उनमें मृत्युदंड का प्रावधान रखा गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। इकोनॉमिकली अगर सर मैं बात करूं तो जो महिलाओं के लिए जो लाडली बहना स्कीम लाई गई है, उसके माध्यम से जो सशक्तिकरण किया जा रहा है। सोशली रूप से अगर मैं बात करूं तो जो स्वयं सहायता समूह है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है, उन्हें लोन की जो सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ऐसे लगातार कार्य चल रहे हैं ताकि महिलाएं भी पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। अच्छा ये बताइए, ये कई पुलिस ऑफिसर को अभी पनिशमेंट मिल रहा है कस्टोडियल डेथ के लिए, कस्टोडियल रेप का केस में, ये क्यों हो रहा है? कैसे हमें ऐसा संभव इंसिडेंट अवॉइड कर सकते हैं? जी आप आईपीएस ऑफिसर है तो आपका इलाका में जी कस्टोडियल डेथ ना हो, जी कस्टोडियल रेप ना हो, क्या हाउ आप टेक्नोलॉजी यूज करें, कुछ भी यूज करें, बट क्या क्या करेंगे आप? जी सर प्राथमिक रूप से सर मैं यह कोशिश करूंगा कि जो मेरे सबॉर्डिनेट्स हैं वहां पर जो थाने हैं उनमें यह बात सख्ती से पेश आई जाए कि हमें मतलब कस्टोडियल डेथ जैसी चीजें ना हो, इन पर जीरो टॉलरेंस रखा जाए। दूसरा सर जो आपने कहा जैसे कि टेक्नोलॉजी का यूज जैसे कि किया जाता है, तो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग होना, अगर कोई स्पेशली महिला अगर कोई आई है तो वहां महिला पुलिस अधिकारी उपलब्ध हों, और अगर जैसे कस्टोडियल डेथ जैसी चीज होती है तो वहां पर एक कमेटी का निर्धारण किया जाए और कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तय की जाए कि अगर ऐसा इंसिडेंट हुआ तो क्यों हुआ। ये ना, ये सीसीटीवी कैमरा चलेगा नहीं, वो बंद करके टॉर्चर करेगा, ऐसा ही करेगा। इतना तो बेवकूफ नहीं है ना पुलिस वाला। ठीक है, समझ लो आप। जी बताना चाहते हैं कुछ? जी सर मुझे लगता है कि थाना विजिट जो चलती है कि चूंकि अगर थाने में ऐसी शिकायतें आ रही हैं, एक बार ऐसी शिकायत आती है तो मान के चल सकते हैं कि शायद गलत हो, परंतु बार बार किसी थाने से ऐसी शिकायत आ रही हो कि वहां पर ऐसी चीजें होती हैं, चुनौती होती हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर मैं अपनी निगरानी और सजग रूप से कर सकता हूं कि हमें ऐसी चीज कभी भी ना संभव हो। कोशिश मेरी पूरी तरह से यही रहेगी। ओके, ठीक है। विवेक, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपने अगर आज का अखबार पढ़ा होगा जी तो आरजी कर का जो इंसिडेंट हुआ था उस पर न्यायालय ने कुछ निर्णय दिया है। जी क्या आप निर्णय से सहमत हैं, और अगर हैं तो क्यों, नहीं है तो क्यों? जी सर मैं अभी इस निर्णय से सहमत हूं। चूंकि न्यायालय ने यह कहा है कि यह दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी में नहीं आता है, परंतु बात सर यह भी उठ रही है कि क्या जो उसकी गंभीरता थी उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए या नहीं। तो सर अगर आगे ट्रायल कोर्ट से यह मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो मुझे लगता है कि जब सीबीआई अपना पूरा पक्ष रखेगी और जो एक्यूज है उसको भी अपना पक्ष रखने का दोबारा मौका मिलेगा, और अगर न्यायालय उसके बाद जो उनकी पनिशमेंट है उसको बदलता है तो इस पर सहमति और भी जताई जा सकती है। नहीं तो आपका मतलब है सीबीआई ने अपना पूरा पक्ष इस न्यायालय में नहीं रखा होगा? सर कुछ रिपोर्ट्स आज मैंने जो न्यूज़पेपर में जैसा पढ़ा वहां बताया जा रहा था कि अभी पूरे पक्ष जो, और इसको जो राज्य सरकार है और जो अन्य जगह जो इनका क्रिटिसिज्म चल रहा है वो यही बताया जा रहा है कि अभी पक्ष को उतनी मजबूती से नहीं रखा गया है कि ताकि जो एक्यूज को कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके। ओके। कास्ट सेंसस का बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है क्योंकि सेंसस ड्यू भी है। जी
आप उसको फेवर करते हैं या उसकी आवश्यकता अब देश को नहीं है? क्या विचार है? जी सर, मैं इसमें अपनी ऐसी राय रखना चाहूँगा कि कास्ट सेंसस तो होना चाहिए, परंतु उनके आंकड़ों को पब्लिश करना जरूरी नहीं है। क्योंकि हमें जातियों के बारे में अगर सुधार करना है तो हमें कहीं ना कहीं उनके बारे में जानकारी तो हो कि वो कौन जातियां हैं, कितनी है, उनकी जो सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है। इसी बिंदु पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं जी कि सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस किए, जी लेकिन उसकी जानकारी नहीं साझा की, जी जिस आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया जी और इलीगल कर दिया। जी तो कास्ट सेंसस का फायदा क्या होगा अगर उसको साझा नहीं किया जाएंगे? सर, चूंकि कास्ट सेंसस करवाने का जो मूल आधार बताया जाता है वह यह बताया जाता है कि हम कहीं ना कहीं जातियों की वास्तविक स्थिति को जान सके और हम जो पॉलिसी मेकिंग है उनमें उसका उपयोग कर सकें। परंतु अगर ये आंकड़े सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं जातियों में जो विभाजन, भारत हमेशा से इससे त्रस्त रहा है और जातियों में विभेद भी बढ़ सकता है अभी। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि जातीयता को जो विभेद है और जो जातीय जो प्रताड़ना है, अगर हमें उससे बचना है तो हमें इस चीज से थोड़ा सा बचना चाहिए। और अगर इसका उपयोग करना ही है, चूंकि हमें नीति निर्माण में और योजनाओं के निर्माण में उसका उपयोग करना है, तो सरकार उस माध्यम से इसका उपयोग कर सकती है। ओके। दूसरा, आप मध्य प्रदेश से हैं। जी सर। स्मार्ट सिटी की क्या डेफिनेशन है सरकार के माध्यम से? जी और इंदौर में क्यों ऐसा देखा गया है कि वो हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त करता है? सर, तकनीकी डेफिनेशन जो दी हुई है उसके बारे में मैं अवगत नहीं हूँ, परंतु कुछ पॉइंट्स जैसे कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, 24/7 बिजली पानी हो और स्वच्छता का ध्यान रखा जाए, जो अपशिष्ट का निपटारण हो, ये सब कुछ होते हैं। रही सर बात इंदौर की, तो सर इंदौर के विकास में एक मुख्य रीजन वहाँ की नगर निगम का रहा है। क्योंकि इस लोकल लेवल पर स्वच्छता के लिए कार्य करना, कचरे का जो अलग अलग भंडारण है, गीले और सूखे कचरे का वह करना, लोगों में जागरूकता फैलाना, नए नए स्लोगन्स लाना, नई नई टैगलाइन लाना, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है, ताकि इंदौर आज स्वच्छ सिटी में लगातार 7वीं बार टॉप कर रहा है। ओके, थैंक यू जी। विवेक, जी सर। 4 फरवरी को आपका इंटरव्यू है। जी रिलीजियस एक्ट जो 91 का है, जी वो भी सुप्रीम कोर्ट में है फिर से। जी सर्वे के बारे में उन्होंने रोक लगा दी है। क्या होना चाहिए? सर्वे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरी जानकारी सर, जितना मैं समझता हूँ, सर्वे पर रोक ही रहनी चाहिए और लगातार ऐसे धार्मिक, क्योंकि इनकी संभावना यह हो सकती है कि धार्मिक उन्माद और बढ़ सकता है और स्थापित जो ढांचा है समाज का उस वो भी प्रभावित हो सकता मैं है। आपकी बात से 100% सहमत हूँ, लेकिन इसी सेंटेंस को आप लागू कीजिए जाति गणना पर। जी जाति गणना करें, आपने कहा, लेकिन जाति गणना तो करें, जी पब्लिश ना करें। जी। क्या ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? सर, हमें जातियों का जानकारी इसलिए चाहिए कि हमें उनके बारे में पॉलिसी का निर्माण करना है। मैं आपकी बात से, हमारे संविधान में, संविधान की मैसेज तो ये है कि जातिवाद खत्म होना चाहिए। जी। ठीक है, जाति खत्म होनी चाहिए। जब हम संविधान की बात को मानते हैं तो हमें ऐसे कदम उठाने की जरूरत है कि जाति का खत्म हो। मेरे नाम पे शर्मा ना हो, आपके नाम पे यादव ना हो, समझ गए ना? जी, एक ऐसा, समझ गया। आखिर कौन से कदम उठाए जाएं एक नौजवान इस सारे विमर्श से अलग? जी सर, मेरी जो जानकारी है इसमें, हमें कोशिश यह करनी चाहिए कि जाति समाप्ति की बजाय जाति के विभेद को समाप्त किया जाए। जाति के आधार पर जो हम विभाजन करते हैं, अगर हम उसको समाप्त करें तो ये ज्यादा फायदेमंद। लेकिन जब वो अगर बिल्कुल वैसा ही है कि मुसलमान कहे कि मैं तो ऊंचा पजामा पहनूंगा ही, और भेदभाव ना कर रहे, जब ऊंचा पजामा पहनते हुए दिखाई दोगे तो वो भेदभाव आ जाएगा। समझ गए ना? तो हम अगर ऐसा करें कि जिसमें कि हमें एक दूसरे की पहचान न हो, क्या ये एक 21वीं सदी के भारत की अच्छी तस्वीर नहीं हो सकती? मैं यहाँ अपराध उनका भी मानता हूँ जो अपने को ऊंचा मानते हैं। जी सर, मुझे इसमें ये लगता है कि 21वीं सदी का भारत अपनी विविधता को भी बनाए रखना चाहता है। चाहे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, सभी लोग लिंग के नाम पर अगर विविधता बनी रहे और उनमें विभेद ना हो, सारे अपनी जगह सही रहें, सबका सम्मान हो, एक विविधतापूर्ण राष्ट्र भारत हमेशा से रहा है, वह आगे रहे तो वो अधिक। हिस्ट्री आपका वो रहा है जी, है ना? हिस्ट्री में आजादी के आंदोलन में कौन सी ऐसी विवादास्पद निर्णय रहे हैं कांग्रेस के? सर, अगर सिर्फ बुलेट पॉइंट, और आजादी के बाद के भी। जी सर, आजादी के पहले का जो एक सबसे महत्वपूर्ण मैं मानता हूं, जो इलेक्टोरल थे, जो सेपरेट इलेक्टोरल है,
उसको मान लेना कौन एक सा था ये? सर लखनऊ अधिवेशन में माना गया था। नहीं, लखनऊ अधिवेशन तो मुलाकात हुई, मार्लियामेंटो 1909 का था। हाँ सर, जो कांग्रेस ने उसकी सहमति दी थी। हाँ, तो मार्लियामेंटो कहोगे हाँ, ना? हाँ, जी। हाँ, 215 नहीं। जी। दूसरा विचार करना। जी। ठीक है सर। जी सर। और मुझे मैं उसी बात को थोड़ा कंटिन्यू करना चाहूँगा कि इतिहास में 3 कौन सा युद्ध हुए जिसने कि इतिहास की धारा को बदल दिया। आप इतिहास से आपका पीजी भी है, यूजीसी नेट भी है, तो प्लीज़ ज़रा बताएंगे वो कौन सी हैं युद्ध? सर प्राथमिक रूप से मैं मदद करूं? जी जी सर, आप। तराइन के युद्ध का क्या महत्व है? फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। जी सर। सर तराइन के युद्ध ने भारत में जो मुस्लिम मानते हैं? शासन है उसकी एक मूलतः नींव रख दी थी। मानते हैं कि चेंज है वो? जी सर, बिल्कुल। देन दूसरा आपने बताया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। जी। एग्रीड। तीसरा बैटल ऑफ प्लासी के बारे में का क्या विचार है? जी। सर प्लासी के जो युद्ध ने भारत को ऐसा मोड़ दिया जहां पर औपनिवेशिक सत्ता स्थापित हो चुकी थी। ये 3 युद्ध आपको समझ में आ गए? जी। इन 3 युद्ध से आपकी लर्निंग क्या है एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री? नाउ यू आर एस्पायर, आप कोशिश कर रहे हैं, आप आने की शुभकामनाएं कि आप आए सिविल सेवा में। इससे आपकी सीख क्या है 3 युद्ध से? सर पहली जो मुझे सीख मिलती है वह है कि अगर आपको युद्ध लड़ना है कहीं तो आपके अंदर विभाजन नहीं होना चाहिए। एकता में ही शक्ति होती है। एकता के माध्यम से आप कोई युद्ध हो या फिर अपने जीवन की कोई भी चीज हो वह जीत सकते हैं। दूसरा, अपने ऑपोजिशन की ताकत को समझना कि अगर हम तराइन का युद्ध लें, पानीपत का युद्ध लें, अगर अपोजिशन की ताकत समझी जाती तो कहीं ना कहीं इससे और अधिक हम बेहतर इंप्लीमेंट कर पाते। तीसरा सर आता है युद्ध साजो सामान अनुशासन। युद्ध करते समय अपने अनुशासन साजो सामान पूर्णतः तैयार रखें। धन्यवाद। अच्छा ये अच्छा एक बात और बताइए, इतिहास में विडंबना और विरोधाभास जी दोनों देखने को मिलता है, जी। कैसे आप इस बात को समझाएंगे? जी सर, एक तो यह है कि इतिहास अपने आप को रिपीट करता है, यह उसका परिचालन है। इतिहास का ऐसे ही होता है। इसकी विडंबना यह है कि हम तब भी नहीं सीखते कि हमें इतिहास से हम सीख नहीं ले पाते। एक विश्व युद्ध हुआ, हमने दूसरा विश्व युद्ध देखा और आज भी हम युद्ध की विभीषिकाओं से पीड़ित हैं, परंतु फिर भी युद्ध होते हैं। यह इतिहास का एक वो प्रमुख जो उदाहरण है। दूसरा सर, इतिहास चक्रीय भी है और लीनियर भी है। इतिहास एक सीधी रेखा में गमन तो करता है कि लगातार चरणबद्ध जो घटनाएं वह होती हैं, परंतु वह चक्रीय रूप में भी सामने आती हैं। विकास होता रहता है, पतन होता रहता है। तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी चीज का विकास हुआ है तो पतन भी उसका निश्चित है। और सर ये इसमें एक इसको विरोधाभास में मान सकते हैं कि जो पहले वाले पॉइंट को कि ये कहीं ना कहीं अपने आप को अगर ये हमें सिखा रहा है तो हमें कहीं ना कहीं सीखना चाहिए इतिहास से, और यह गलती नहीं करना चाहिए कि हम दोहराते ही रहें, तो हम कभी विकास नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। धन्यवाद विवेक आपका। विवेक, आपका इंटरव्यू खत्म होता है जी। और मूल्यांकित कीजिएगा कैसे परफॉर्म किया आपने आज। सर आज भी थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा रही बोलने की, इसको और स्लो करके और टू द पॉइंट किया जा सकता है। ये मेरी प्राथमिक जो एक समस्या रही है, वो शायद नेचुरली है सर, वो उसको धीरा और करने की कोशिश करूँगा कि बोलने की स्पीड को और टू द पॉइंट बता सकूँ, और थोड़ी सी और विनम्रता अगर आए कि उत्तर देते समय आवाज़ को, मतलब ये भी कहा जाता है कि आवाज़ बहुत भारी रहती है, तो और उसको धीमा कर सकूँ और अच्छा बना सकूँ, ये प्राथमिक। मैं क्या यू बिल्कुल आपने ठीक बताया। एक थोड़ा सा भाषा में नरमी, जिसका हम लोग बोलते हैं कि हाँ, मगर कई बार जब कॉन्फिडेंस होता तो एक बहुत सी थिन लाइन है कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में। आप उस लाइन पे दिखाई देते रहते हैं। हाँ बिल्कुल। तो एक तो ये आपने खुद ही आप बताया, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो मुझे मालूम है कि अगर आप समझते हैं तो आप उसका डेफिनेटली फाइंड यू विल बी एबल टू फाइंड अ सॉल्यूशन। और दूसरा, थोड़ा जल्दी में बोलने का जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपने थोड़ा सा देखा होता तो बताया कि भैया 3 बैटल्स कौन सी हैं, वो फटाफट दिखाई देना। विश्व के परिप्रेक्ष्य में मुझे लगा सर ने कहा विश्व की धारा बदल दी, तो मैं सोच रहा था कि कुछ विश्व युद्ध पे जाऊं, उनको बोलूं। विश्व की तो ये तो भारत की धारा बदल रहे हैं। हाँ वही। तो आप इंडियन हिस्ट्री के हैं, इसलिए विश्व की धारा तो दूसरे तरीके से देखी जाएगी। जी तो इन सब चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जी बिल्कुल। बाकी लगभग आप काफी अच्छे से आपने परफॉर्म किया है। जी। और कुछ जैसे विवाद वाले मुद्दे थे, कास्ट सेंसस, जी इन सब चीजों को थोड़ा सा समझिएगा कि करें और नहीं बताएं। तो ये भी और समझिएगा कि अगर हमें 70 साल हो गए हैं, 80 साल हो गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन को आए हुए, अभी तक हम लोग ये कास्ट को खत्म क्यों नहीं कर पाए। अच्छा।
अभी आप सोचिएगा अनटचेबिलिटी कहाँ है। आप मेट्रो पे जब जाते हैं आपको पता चलता है आपके साथ कौन खड़ा है। डेफिनेटली सर, अब तो वो चीजें EWS को देखना शुरू कीजिएगा तो काफी सारे उत्तर आप ही कल का भारत है। आप लोग हैं कल के भारत। डेफिनेटली अगर आप इनको ठीक से समझेंगे तो शायद आप समाधान निकाल पाएंगे, मगर आप अगर लेफ्टिस्ट धारा से प्रभावित रहेंगे, जो कई बार दिखाई देता है आप लोगों में, तो शायद थोड़ा सा डेफिनेटली मैं समझ गया। इन सब चीज़ों को EWS को देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं भारत में, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा देखने के, आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, जैसे आपने बताया हिस्ट्री लीनियर भी और सर्कुलर भी है, इट्स अ वेरी गुड आंसर, बट वही सारा भारत में भी हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान से लीजिएगा। आपने बहुत अच्छे से किया। थोड़ा सा डेप्थ, बस यही बोलेंगे कि इस इंटरव्यू को जाके घर में देखिएगा एक बार, थोड़ा सा अपने आप को संक्षिप्त कीजिएगा। समाचार पत्र पढ़ रहे हैं? हाँ जी कौन से? सर, दैनिक जागरण और इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स टाइम भी डाल लीजिएगा या, क्योंकि 4 तारीख को आपकी इंटरव्यू, तो बजट आया होगा। आज हमने बजट पे कोई बात नहीं की, जबकि आपके GST में भी, आप GST को देख रहे हैं ना? नहीं। अच्छा, तो नेक्स्ट कैंडिडेट देख रहा होगा शायद। हाँ, तो मैं उसका देख रहा था। तो आज हमने बजट पे बात नहीं की, मगर बजट पे भी बहुत सारी बातें होंगी, क्योंकि आप तो अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड अडेप्ट टू इट। बिल्कुल कि आज आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, बस ये है कि जो आपके मोजे हैं थोड़े से और बड़े हों, ताकि आपके जो पाँव दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई नहीं दें। और उस दिन मैं कल शायद आप कोट वोट डाल के जाएंगे और शायद आप शेप भी करके जाएंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बाकी आपने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच, वी एंजॉयड इंटरेक्टिंग विथ यू। बस ये स्माइल को रखिएगा बरकरार। गुड जॉब, कीप इट अप। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।